नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे कौन सा सियासी दल कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और भारतीय चुनाव में हिस्सा लेने वाली पार्टियों की दरअसल स्थिति क्या है। आम चुनाव कैसे होते हैं भारत में। देखिए, लगभग 1 अरब मतदाताओं और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों के अलावा भारतीय आम चुनाव एक अन्य कारणों से भी खास होता है और वो है उम्मीदवारों की विशाल संख्या। भारत में अभी तक अधिकांश सरकारों का नेतृत्व करने वाली दो बड़ी पार्टियों जिसमें कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, दोनों ही पार्टियों ने इस साल में 769 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस वर्ष चुनाव लड़ रही 30 से अधिक अन्य पार्टियां भी हैं जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कम से कम एक सीट जीती थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बात तो इससे आगे की तासीर की है। बड़ी पार्टियों के बीच में तीखी प्रतिस्पर्धा के पीछे करीब 700 से भी अधिक कम चर्चित राजनीतिक दल छिपे हुए हैं जो अलग अलग विचारधाराओं महत्वाकांक्षाओं के साथ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, करते भी हैं। भले ही उनकी जीत की संभावना शून्य हो या बहुत कम हो, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले कभी भी भारतीय संसद यानी कि जो हमारी संसद है उसमें सीधे निर्वाचित निचले सदन यानी कि लोकसभा के लिए इतने सारे दलों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है जितनी अभी पार्टियां लड़ रही है। पार्टियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सीटें जीतने में कामयाब होने वाली पार्टियों की संख्या बमुश्किल ही इजाफा हुआ है, बहुत कम है, मुट्ठी में गिन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सियासी दल चुनावी मैदान में है। सबसे पहले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की कितनी संख्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, 2024 के आम चुनाव में करीब 744 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। विभिन्न पार्टियों द्वारा 4440 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, ये संख्या है। इसके अलावा देखिए 3920 लोग स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा देखें कि कुल मिलाकर अगर हम सभी उम्मीदवारों की संख्या देखें तो 8360 हो जाती है। इतने जो उम्मीदवार है चुनावी मैदान में है जो पिछले 28 वर्षों के हिसाब से या उसके लिहाज से बड़ी संख्या है, यानी कि इजाफा लगातार हुआ है। इनमें से केवल 543 ही निर्वाचित होंगे क्योंकि इतनी ही हमारी लोकसभा की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या है। ये एक आंकड़ा हो जाता है सियासी दलों का। लेकिन देखिए, सियासी दलों पर की गई एक रिपोर्ट बताती है कि साल 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय राजनीतिक दलों का जो तेजी से विकास हुआ है उसके कई सारे कारक हैं और उनके कई सारे परिणाम भी हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी की घटती ताकत, समाजवादी ब्लॉकों के भीतर विखंडन और उस समय देश के विभिन्न राजनीतिक पहचानों का उभार होना। इस संबंध में भारत भी कई प्रमुख लोकतंत्रों के बीच एक अलग देश है क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इससे संबंधित राष्ट्रीय संसदों के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन के लिए पिछले चुनाव में भाग लेने वालों दलों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और पार्टियां लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपको राज्य और वहां की लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में बता देना चाहता हूं कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। देखिए, प्रदेश और लोकसभा सीटों की संख्या, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर देखें हम कि असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। ये सीटों की संख्या है राज्यवार। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों की संख्या है। इसके अलावा गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा अगर देखें हम कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। ये संख्या राज्यवार आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों की संख्या है। इसके अलावा केरल में भी देखें तो 20 लोकसभा सीटें केरल में भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी बड़ी संख्या है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। मेघालय की अगर बात करें तो वहां भी 2 लोकसभा सीटों की संख्या होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिजोरम की तो वहां पर 1 लोकसभा सीट है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में करीब 1 सीट है जो लोकसभा सीट के लिहाज से है। इसके अलावा देखिए, ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा में 21 लोकसभा सीटों की संख्या है। इसके अलावा पंजाब में 13 लोकसभा सीटों की संख्या है। राजस्थान की अगर बात की जाती है तो 25 लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान में हो जाती है। सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों की संख्या है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों की संख्या होती है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं जो देश भर के सभी प्रदेशों से सर्वाधिक है।
उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों की संख्या होती है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर 42 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 लोकसभा की सीट होती है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 1 लोकसभा की सीट है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीप में भी 1 लोकसभा की सीट है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। जम्मू और कश्मीर में 5 है। इसके अलावा लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट है। लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो वहां भी 1 लोकसभा की सीट है। पुदुचेरी की बात की जाए तो वहां भी 1 लोकसभा की सीट है। ये जो मैंने तमाम आंकड़े आपके सामने बताए हैं, ये राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है। देखिए, भारत 36 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में फैला हुआ विशाल है, जिसमें कई विविधताएं हैं। कई जाति मूल के लोग सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां बोलते हैं। रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक समूह, क्षेत्र, जाति और उपजाति जैसे कारकों के आधार पर अपने स्वयं के नेता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ऐसे कई संगठन इन मुद्दों पर मतदाताओं को लामबंद करते हैं, लामबंद करने की कोशिश करते हैं। देश भर में चुनाव लड़ने वाली सिर्फ 3 ही बड़ी पार्टियां हैं जो देश भर में चुनाव लड़ती है। बाकी पार्टियां क्षेत्रीय है जो अपने अपने इलाकों में चुनाव लड़ती है। लेकिन आपको बता दूं कि वो 3 पार्टियां कौन सी है। एक तो बीजेपी, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इसके अलावा बीएसपी, जिन्हें हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। लेकिन सिर्फ पहली 2 ही पार्टियां अब तक के अलग अलग राज्यों में सीटें जीतने में कामयाब रही। देखिए, देश भर में अगर सर्वाधिक किसी भी पार्टी ने सीट जीती है तो वो 2 पार्टियां हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस शामिल है। बहुजन समाज पार्टी महज 4 या 5 राज्यों तक ही सीमित है। उन्होंने 4-5 राज्यों में चुनाव लड़ा है। इसके अलावा देखें, 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी को सिर्फ 4% वोट मिले, जबकि 2 पार्टियों को मिलाकर अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा करीब 56% के करीब हो जाता है। और 40% का जो आंकड़ा बचता है वो क्षेत्रीय दलों को जाता है। किसी ने 4%, किसी ने 10%, किसी ने 2% ऐसे चुनाव में मत प्रतिशत हासिल किए हैं। फिर भी भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है, छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्रीय दलों से भरा पड़ा है, जिन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त है। उदाहरण के लिए देखिए, 24 निर्वाचित सदस्यों के साथ में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में डीएमके पार्टी लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि उसके पास में कितने करीब 24 सांसद हो जाते हैं। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की, जिसे हम एनडीए गठबंधन के तौर पर जानते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की संख्या कितनी है, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह आंकड़ा राज्यवार है। बीजेपी 543 में से 441 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जैसा कि ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन जो है वो 540 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के अलावा देखिए और भी कई सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि तेलुगु देशम पार्टी, जिन्हें टीडीपी कहते हैं, आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा और भी देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी दूसरे दल की तो ये शिवसेना है, महाराष्ट्र की 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों की संख्या जैसे कि आपको मैंने बताई है, लेकिन 15 सीटों पर शिवसेना है। जो पट्टाली मक्कालम कच्ची तमिलनाडु की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये पार्टी का नाम है कट्टाली मक्काली कच्ची। इसके अलावा अगर हम देखें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है, बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये पार्टी भी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ये एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। भारत धर्म जनसेना केरल की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जनता दल सेक्युलर कर्नाटक की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि तमिलनाडु की तमिल मनीला कांग्रेस, ये मून पार है, तमिलनाडु की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु की भी एक ये पार्टी है जो 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा देखिए, अपना दल सोनीलाल, ये उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, असम गण परिषद जो असम की पार्टी है और ये 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जनसेना पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, मेघालय की पार्टी है, ये एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी है जो 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम देखें अखिल झारखंड छात्र संघ झारखंड, जो झारखंड की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है।
इसके अलावा हम पार्टी है, जिसे हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा कहते हैं, वो बिहार की 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नागा पीपुल्स फ्रंट ये मणिपुर की पार्टी है जो 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी, प्रगतिशील पार्टी नागालैंड की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये एनडीए की सहयोगी है। इसके अलावा देखें राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय समाज पार्टी, ये भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, महाराष्ट्र की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र की मैंने पहले भी आपको बताया कि 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कुछ क्षेत्रीय दल है अलग अलग सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यूपी की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा देखिए यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल जो असम की पार्टी है, वो 1 सीट पर चुनावी मैदान में है, सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा देखिए स्वतंत्र तमिलनाडु की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। देखिए ये जो आंकड़ा है ये राज्यवार है, ये क्षेत्रीय दलों का आंकड़ा है जो लगातार बदल रहा है। देखिए ये संख्या बीजेपी के सभी सहयोगी दलों और एनडीए गठबंधन की थी, तो राज्यवार जो चुनाव लड़ रही है, और इनमें से अधिकतर पार्टियां ऐसी है जो बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, शिवसेना है, महाराष्ट्र की एक और पार्टी है एनसीपी, ये क्षेत्रीय दल जरूर है लेकिन बड़ा इफेक्ट डालती है। कहीं ना कहीं ये राज्य में भी सरकार बनाने में सहयोगी होती है और केंद्र में भी। हालांकि बड़ी तस्वीर में छोटी पार्टियां जो है वो कई लिहाज से मायने रखती है, और कई बार ऐसा होता है जब बड़ी पार्टियां बहुमत से दूर रह जाती है तो वे किंगमेकर की भूमिका में आते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शिवसेना हुई या एनसीपी हुई, ये किंगमेकर की भूमिका निभाती है। पिछले 3 दशकों में अधिकांश भारतीय सरकारों का नेतृत्व कई दलों के गठबंधन द्वारा किया गया है, और तब भी जब कोई एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल भी रही है, तब भी उसके जो सहयोगी दल है, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी भूमिका सरकार बनाने में कहीं ना कहीं रही है। कुछ पार्टियां क्षेत्रीय कारकों के बजाय भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता का भी प्रतिनिधित्व भी करती है, जैसे कि बीएसपी है। बीएसपी का ही जिक्र कर लें, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और दलितों की राजनीति करती है, इन समुदायों के लिए अभियान चलाती है, और जिसके लोकसभा में 10 मेंबर है। अब ये आंकड़ा कितना बदलेगा 2024 के बाद देखना होगा। हालांकि इस बार बीएसपी ने किसी भी दल के साथ में अलायंस नहीं किया, यानी कि गठबंधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 30 से भी अधिक पार्टियों के साथ में अलायंस किया है, यानी कि गठबंधन किया है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका नाम इंडिया भी रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने इस बार कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और कहां-कहां से उतारे हैं। जैसे हमने एनडीए का आंकड़ा बताया, वैसा ही इंडिया के बता रहे हैं, जो कि सीट शेयरिंग है और राज्यवार ये आंकड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस 543 में से 285 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है वो भी 541 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब उसके जो सहयोगी दल है किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम देखें, राष्ट्रीय जनता दल के अलावा भी जो राष्ट्रीय जनता दल झारखंड की 1 सीट है वहां भी लड़ रही है, यानी कि जो एक पार्टी है वो 2 राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में भी है, बिहार में भी है। इसके अलावा बात करें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की पार्टी है जो कि तमिलनाडु की ही 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये महाराष्ट्र की पार्टी है जो कि महाराष्ट्र की ही 21 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा देखिए एनसीपी, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहते हैं, वो महाराष्ट्र की 10 सीटों पर है, इस बार चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप कहते हैं, वो दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी, देखिए गुजरात की भी 2 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की पहुंच है, वो वहां पर भी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम देखें कि हरियाणा में भी शायद एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और त्रिपुरा में कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अलग अलग राज्यों में इसका आंकड़ा हम जाए तो कुछ और होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम कहते हैं, वो झारखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओडिशा की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग आंकड़ा डेटा हो जाता है। अब देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है तमिलनाडु की पार्टी है, वो तमिलनाडु की 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भी वही पार्टी है जो आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और एक और राज्य है जो जिसे हम बिहार कहते हैं, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये दूसरी पार्टी है, इसे लिबरेशन के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड और बिहार की 4 सीटों पर ये चुनावी मैदान में है।
इसके अलावा अगर हम बात करें एनसी, जिसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो संख्या सीटों की वो 5 है, लेकिन 3 पर ये एनसी है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी बिहार की 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। विदुथलाई चिरुथेगल काची तमिलनाडु की एक सियासी पार्टी है जो तमिलनाडु की 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक मध्य प्रदेश की ही एक पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, जो सिर्फ एक सीट पर चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से गठबंधन है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा हम देखें कि असम जातीय परिषद, ये भी एक क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, असम की 1 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में 1 सीटों पर चुनावी मैदान में है, इसका भी कांग्रेस के साथ में गठबंधन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तमिलनाडु में 1 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा देखिए, कोंगू नाडू मक्कल देसिया कच्ची, ये तमिलनाडु की एक पार्टी है जो 1 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मरुम लारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की पार्टी है, ये 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में 1 सीट पर चुनावी मैदान में है। ये आंकड़ा देखिए, इंडिया गठबंधन का पहले मैंने आपको आंकड़ा बताया था, और अब ये एनडीए और इंडिया दोनों का अलग अलग और क्षेत्रीय दलों के हिसाब से राज्यवार ये आंकड़ा है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी चुनावी मैदान में है और कौन सी सीट से है और कितनी सीटों से है। ये सारा आंकड़ा एनडीए का और इंडिया गठबंधन का। देखिए, तो ये संख्या कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों और इंडिया गठबंधन की थी जो राज्यवार चुनाव लड़ रही है, और इनमें से अधिकतर पार्टियां क्षेत्रीय है, जो छोटी पार्टियां हैं जो बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्षेत्रीय दल जरूर है, लेकिन कभी कभी जब संभावना हो जाती है या किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो यही जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें मतदाता सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जो उम्मीदवार है जीत जाता है। इसलिए व्यवहार में कोई भी उम्मीदवार अल्पमत वोटों के साथ भी जीत सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए लगभग आधे सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 50% से भी कम वोट के साथ में जीत जाते हैं। 24 ने 1/4 से भी कम वोट के साथ जीत हासिल की है। इसका देखिए एक उदाहरण बताता हूं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर साल 1967 के चुनावों के दौरान में लड़ने वाले 12 उम्मीदवारों में से अग्रणी उम्मीदवार को केवल 16.7% वोट मिले थे, लेकिन वो उम्मीदवार जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम वोटों में कैसे कोई उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है कि कम वोट हासिल करके भी आप जीत सकते हैं। लेकिन पार्टियां आयकर में छूट, अब देखिए किन पार्टियों को क्या मिलता है। कुछ पार्टी ऐसी है, कुछ नहीं, अधिकतर पार्टी ही ऐसी है, क्योंकि हर एक पार्टी को ये सुविधा भारत सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। पार्टियों को आयकर में छूट और अन्य सुविधाएं भी मिलती है। चुनाव की निगरानी करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में एडीआर कहते हैं, उसकी रिपोर्ट बताती है, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की जो स्थापना चुनावी लाभ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि आयकर में कानूनी छूट, जो उनके प्रचार प्रसार का एक अन्य कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पार्टियां व्यावहारिक रूप से और प्रभावी रूप से काले धन को सफेद करने में, उसे बदलने में सक्षम है। शायद यही कारण है कि लोग राजनीतिक दल बना लेते हैं, आयकर में छूट मिल जाती है, काले धन को सफेद में कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जो एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है, जिसको हम सबको नकारना नहीं है, बल्कि इस पर हमको सोचना भी है, समझना भी है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि लोग पार्टी के नाम पर अपने लिए कार, बंगले, घर, मकान, जमीन जायदाद, पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर रिपोर्ट ये भी कहती है कि बड़ी पार्टियों का दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जो तमाम सुविधाएं हैं भारत सरकार द्वारा और कानूनी सुविधाएं, क्योंकि कानून भी उन पर शिकंजा नहीं कर सकता, तो क्या ये कारण हो सकता है कि लगातार राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है? तो चलिए जानते हैं कि भारत का लोकसभा चुनाव अब कितना महंगा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। भारतीय चुनाव कितना महंगा है। भारत के आम चुनाव काफी महंगे होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं। इस चुनाव में भी फूंक रहे होंगे, ये डेटा एडीआर जारी करेगा तब आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग को पार्टियों द्वारा जो जानकारियां दी गई है, चुनाव आयोग ने पार्टी बार ये जानकारी दी है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी और कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए करीब $255 मिलियन खर्च किए। सोचिए,
कितनी बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ा अनुपात है। अन्य और पार्टियों को भी जिक्र करना चाहूँगा कि अन्य 30 प्रमुख दल ऐसे भी हैं जिन्होंने मिलकर के संयुक्त रूप से $100 मिलियन से अधिक खर्च किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में अधिकांश छोटे राजनीतिक दलों द्वारा घोषित आय से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा भी है। 228 दलों की जो आय का विवरण उपलब्ध था, जिनमें से 10 में से 9 पार्टियों ने करीब $1 मिलियन से भी कम आय घोषित की है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, लेकिन जो आंकड़ा चुनाव आयोग को दिया जाता है, चुनाव आयोग उसी आंकड़े को अपनी रिपोर्ट में पेश करता है। ये अलग अलग आंकड़ा है। आपने देखा किस प्रकार से $255 मिलियन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इतने पैसे फूके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के जो आम चुनाव होते हैं, खास तौर पर लोकसभा चुनाव, उसमें कितने हद तक पैसे फूके जाते हैं और कितने पैसे बहाए जाते हैं। अब देखिए, 2010 के चुनाव सुधारों पर भारत सरकार की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण बोझिल, महंगे और असहनीय चुनाव हो जाते हैं और सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारण पैसा अधिक खर्च होता है। लेकिन क्या ये आपको पता है कि ये जो पैसा बहाया जाता है, क्या वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये सुरक्षा के लिए या कुछ अन्य कारणों के लिए बहाया जाता है? एक बात ये भी समझनी होगी कि जो राजनीतिक दल अपने खर्च करते हैं, चाहे वो लाखों रुपए का खर्च हो, चाहे अरबों रुपए का खर्च हो, चाहे करोड़ों रुपए का खर्च, क्या वो आपकी सुरक्षा के लिए बहाया जाता है या अपने प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है? ये भी सोचना होगा। इसके अलावा देखिए, अन्य मुद्दों के साथ साथ मतदान मशीनों की अतिरिक्त संख्या में भी बैलेट इकाइयों की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में अगर हम देखें कि चुनावों का प्रबंधन अधिक कठिन हो सकता है, जैसे कि तमिलनाडु का जो करूर निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ इस बार 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक है। यानी कि अगर हम भारत के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा सीट को देखें तो ये जो 54 उम्मीदवारों का आंकड़ा है, हर एक सीट से ज़्यादा है, क्योंकि हर एक सीट पर इतने उम्मीदवार नहीं है। कहीं 16, कहीं 32, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, ऐसा आंकड़ा हो सकता है। ये एक अनुमान है। पिछले 15 लोकसभा चुनावों में 1500 से भी अधिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। ये पिछले 15 लोकसभा चुनावों का है। अभी 18वीं लोकसभा का गठन होना है, लेकिन हम 15वीं लोकसभा तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं कि पिछले 15 चुनावों में 1500 से भी अधिक पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से अधिकांश पार्टी ने केवल एक ही बार चुनाव लड़ा है। केवल 34 पार्टियां ऐसी हैं इनमें से जो आधे से भी अधिक चुनाव लड़ी है। यानी कि 15 लोकसभा चुनावों में से शायद 7 लोकसभा चुनाव लड़े हों, 8 लड़े हों, 10 लड़े हों। आधे से ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, आधे भी कह सकते हैं। ये आंकड़ा एडीआर की रिपोर्ट में ही है जो चुनाव आयोग ने बताया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पार्टियों के बढ़ने का एक मुख्य कारण पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आसान है। एक बार पंजीकृत होने के बाद में चुनाव आयोग के पास में किसी भी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो पार्टी एक बार पंजीकृत हो गई, रजिस्ट्रीकरण उसका हुआ, तो वो लगातार और ताउम्र उसका पंजीकरण होता रहता है। यानी कि चुनाव आयोग उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, चुनाव आयोग उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसलिए हमेशा के लिए वो पार्टी रजिस्टर में बनी रहती है और आमतौर पर केवल गंभीर दावेदार ही जीतते हैं। लेकिन कुछ भी फिर भी ऐसे चुनाव है जो लड़ते रहते हैं। और इस साल देखिए 18 पार्टियां चुनावी मैदान में है, जिन्होंने पहले 5 से ज़्यादा चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी कोई जीत हासिल नहीं की है। और इसी के साथ देखिए हम देखेंगे कि जो पार्टियां हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पार्टी फिर भी बनी है। और पार्टी में जो उम्मीदवार है, भले ही वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन पार्टी तो बनी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को बर्खास्त करें। और देखिए, शायद यही कारण है कि भारत में सियासी दलों की संख्या में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। ये विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर लोकसभा चुनावों की बात करें, हर एक चुनाव में कहीं ना कहीं, और राज्यवार अगर आंकड़ा देखें तो किसी न किसी पार्टी का गठन हो जाता है, कोई ना कोई पार्टी लॉन्च हो जाती है और उसकी संख्या में इजाफा देखा जाए। भले ही वोट प्रतिशत उसका 1 या 2% है, 0 से 5% हो, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी दलों को मानना पड़ता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में अधिकार नहीं है। तो हमने बताया कि इस बार कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और किन पार्टियों का किस सीट पर कितना दबदबा है। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी और मुद्दे पर बात होगी। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।